साउंड कैमरा एक्शन। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह यानी नदिया के पार विधि जैन। भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते या हमारे परिवार की बेटी। भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था। वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है। अच्छा श्रोताओ, चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है। ये किस फिल्म का डायलॉग था, जरा विचार कीजिए। हाँ, वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से, इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित्त है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है। हाँ, बिल्कुल। मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती हैं। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती हैं अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है? एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश जी, प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो समझदारी, सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है। हाँ। वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है। तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ, दिल की सच्ची अच्छी बच्ची। हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी, हाँ, बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई। अच्छा। और कुछ चीजें थी जो मेरी थी जी, और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो। और जो मिर्च खिलाई, अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम। यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं और गुंजा करती रहूंगी। सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी। और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने
और उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में? हाँ, नहीं, उतर ही गई थी, क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं। अच्छा। और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ जी। उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसी ही रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई अच्छा आपने। तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है। जी। लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन जी। ऑब्जर्व किया, जी। तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है। अरे वाह। हाँ। तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि आप हाँ। अभिनेत्री बनेंगी। हाँ। तो साधना जी क्या बनना चाहती थी? मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था। अच्छा। तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे। कानपुर में मैं थी, जी। तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच हाँ, ब्रेक हाँ, वगैरह, हाँ, तो हाँ। बोलती थी बुलाओ साधना को। हाँ। और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है, गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी। अच्छा। हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना। तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि हाँ। साधना गाओ। लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे, और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए। क्या है ना। तो शुरुआत मेरी उससे हुई, और फिर बस गाने लगी, और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उससे वक्त आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए, उन तक पहुंच सकती थी, उतनी बुलंद आवाज। हाँ, बुलंद आवाज थी। जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है, और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते। आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थी। आप, हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो भला की खूबसूरत रही होंगी। तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूं कि आपने मंच में नृत्य, अभिनय, बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए हों। मैंने नृत्य कभी नहीं किया। अच्छा। वो मेरी बहन करती थी। अच्छा। तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही हैं, तो मैं गाने में ठीक हूँ। अच्छा। लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ। तो वो कथक करती थी, बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी, डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो। तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए। अच्छा। अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना बहुत तो दुखद घटना है जी। मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी। लेकिन वो था तो है अंदर। नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्यकी हैं उस जोगिरा में। हमने देखा जोगिरा में मार खा के की हूँ। अच्छा, वो किस्सा भी जरा बता नहीं, दें। वो ये था, बद्री जी थे जी। हमारे डांस डायरेक्टर जी। तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी। अच्छा। तो मैं तो नहीं थी। तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था। मुझसे हो नहीं रहा था, कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है, तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में, एकदम ठीक कर दिया मैंने। अच्छा। एक डंडे में डांस हो गया। तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि
लातों के भूत क्या कहते हैं? लाठी के भूत। लाठी के भूत मारा, पैर में बड़ी जोरों से लगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी इसे। बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया। और क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी, हाँ, तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक कटक के डांस किया उसने। फिर मैंने कोशिश की तो हो गया। बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे इतना छोटा छोटा अंतर हम जब नदिया के पार देखते हैं तो हमें वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप? वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में। अच्छा, वो बह रहा था जैसे, तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ। हाँ, तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो। अच्छा, हाँ, ये है, ये फ्रेम है। ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता। पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर। कैमरे की तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ, उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ। अच्छा, तो 2-3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है, हाँ, ऐसे चल फ्रेम के बाहर ही चली जाती थी। तो वो नेचुरली था, अंदर तो आ गया जी। मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की। अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में। आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में? मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं। जर्म्स अंदर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया, कम हो गया। पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम, मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके। तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं। जी, तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है। हाँ। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ। हाँ, ऐसा एक तो ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है। तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना, हाँ, वो भी एक्टिंग ही चाहता है जी, है ना। हमको वहां भी लाइनें याद करनी होंगी जी, लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं, क्योंकि हमको पता है वो अपनी समझ है जी, है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव, कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं। जी। तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है। अच्छा, एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है। हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊं। ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ। हाँ, जी जी। हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं। हाँ, तो मौका है
दस्तूर भी है कि आपकी सुनाइए। पसंद सुन ली जाए। अच्छा, ऐसा जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो। मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तो कुछ दिल ने कहा, और ऐसी भी बातें होती हैं। वो उसका संगीत कितना खूबसूरत और बहुत मीठा संगीत है। तो हमारे श्रोताओं को सुनाते ही वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में। वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं, जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा। तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं तो। ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए। अच्छा। क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे। तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी। तो वो बड़ा गंदा सा पैच था। अच्छा। उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर हैं उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी। और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है। जी। तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है। तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा। लेकिन हाँ, अच्छा लगा। प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत प्रोडक्शन में। तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है। बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने इवेंट्स में चले जाते हैं। आजकल हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो। तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे? सेट पे ही रहती थी। मतलब पहले ऐसे ही होता था। अच्छा। बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं। या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं। बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी। मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदतन अनुसार आप लड़कियों से घिरी रहती थी। हाँ, तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी जी। तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे। हाँ। नहीं, वैसे आप बहुत हॉट है, शॉल की जरूरत नहीं। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में। उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद। जी, नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने जी। काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी। बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकराभरणम फिल्म आई थी जी, विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। उसका नाम था शंकराभरणम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में जी, तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल नीचे का जी। लेकिन वो ले गए जी। और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम। मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन 2 months मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं। वही तो सेम फिल्म? हाँ, सेम फिल्म। लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल। मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी। जुड़ना ऐसी फिल्म से जी। तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे जी, साउथ में। सरगम ये सब उन्होंने ही बनाई। तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा।
उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन बोलती आंखें। हाँ, तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए, जी कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, 2 बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद। हाँ जी जी, उसके बाद ही। हाँ, तो मस्ती में की बस। और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं, जी। उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी, अच्छा। लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं, जी मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो वो फिल्म की। उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के, दादी बन के, चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। हाँ। तो वो टाइम मैंने अपनी शादी, फिर बच्चों को देखना, ये सब। जी जी। और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी, जी जुगनी बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत देखे अच्छी हैं। फिल्म है, जी। तो ये नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब, हाँ। तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे, लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण जी। अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है, स्थल। अच्छा। हाँ, तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके। दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है ना, सब मिल के काम कर रहे हैं, मिल के काम कर, हाँ, पारिवारिक तरीके से काम हाँ, कर रहे हैं। फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रोको रोको, ये साधना जी कहाँ है आजकल? तो उन्होंने बताया यही है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की, फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत। अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है, हाँ, तो आपको क्या अलग लगा पहले का? और मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये भी बोलते हाँ, ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे हाँ। कि ऐसा ही करना है। और कई जगह तो आए, पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी। जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके मेरे जाएगा। पति का नाम आपकी राजकुमार ही जिंदगी है। में ही राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे? अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके। अच्छा, हम जानना चाहते हैं वो किस्सा। वो किस्सा मैंने बताया हुआ है। किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा अब नहीं करूंगी। तो ये बिहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है। तो फादर ने बोला, तो आए, उन्होंने सब जमाया, सब काम, और मिलने आए। तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने। तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले, मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने। इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे। चौथी बार मिले, अरुण गोविल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू, वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं, कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतना गुस्सा है। बोले शादी करके बताता हूँ इसको कैसे नाम नहीं याद रहेगा। नाम याद कराने के लिए शादी कर ली। शादी कर ली, बताइए। अब हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर। हाँ। और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा। फिर मेरी वही लड़की हीरोइन चाहिए थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी थी। होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है, हाँ। ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें। ये फिल्म में जो आपने की है यूपी की भोजपुरी फिल्म है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की वो है। वाली की है ना, गंगा मैया तो है। ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो। जी।
और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी। बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। हाँ। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहां पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे। वहां वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ही पियरी चढ़ाई वो जी, जो कि ब्लॉकबस्टर, आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से जी। गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार। अच्छा। तो उसमें मैंने काम किया जी। क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको। इतना लाइटली तो नहीं लिया होगा। बहुत अच्छी फिल्म बनी, जी, लेकिन बहुत प्यारी, हाँ, वो बहुत अच्छी फिल्म। जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन, लाइक जो वहां की भाषा है उस भाषा में आ जाती। ये जो भाषा का बदलाव है, इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ। अच्छा। हमें अपनी जो बाइयां आती थी उन सबसे तो मतलब आप वो चाट और लस्सी खाते पीते हाँ। जी। क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने। अच्छा। कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे सरदार खड़े हैं और तो हमारा पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं। अच्छा। हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी जी, हाँ, ये काफी फर्क है जी। तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राज बाबू, तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है। अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या? अच्छा, ऐसा था। आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? वो गीत हम सुनाना चाहेंगे। देखिए, कौन दिशा में तो सब गाते ही हैं जी, बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजा रे, चंदन चंदन। तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी, और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था, चंदन चंदन ऐसा। बहुत अच्छा। तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं। रविंद्र जैन वहाँ पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा। कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते? बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा। अगर आप जी, बहुत खूबसूरत गीत है, और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे जी, और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ। तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए, हम सबकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है। हाँ। तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद? हाँ, बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है, क्योंकि और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी जी, और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में, एक साथ बहुत बड़े कमरे में। बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था। अच्छा, फेमस स्टूडियो, बट जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है। एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है। वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे। भैया मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि
दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था, हाँ। उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुनाए, 30 गाने, 30 धुनें। गाने में, और सुना रहे थे ये पसंद है नहीं है अच्छा, और ये और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे। अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़िए नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो। जी। तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी माय गॉड। उसका म्यूजिक भी बना लेते थे, शब्द भी और लिख लेते शब्द भी लिख लेते थे 1 सेकंड में। 30 गाने एक समय पे बना 32 के होंगे सुनाना। 30 होंगे, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का। लगातार। दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया। तो उनसे और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए, हाँ। जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता। ये रविंद्र जी ने कहा हाँ, आपसे, जी। क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे, और बहुत 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 इज्जत और बहुत प्यार। जी। दादू और जब दादू टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था? स्टेज पे जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो हाँ। आनंद ही अलग आता हाँ, होगा। वो तो शेरनी थी मैं तब। बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है, क्या बोलना है। अच्छा। तो आई थिंक वो अक्खड़पन में सब कुछ सीख गई। हाँ, अल्लड़पन कहते ना, ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई बचपन ये से। बात है। मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत, उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो। अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, हाँ, लगेगी तो संभाल लेना। हाँ। बहुत बढ़िया बात है। इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते फिरते? नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अब शूटिंग भी करेगी। हाँ। तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था। अच्छा। नॉट फ्रॉम माई हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें, लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो, अगर अच्छा है तो। अरे वाह। लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी। हाँ। तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया। एक बार में बोल दिया। तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो। तो, यानी आपको हाँ, मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा हाँ, मिला, दोनों मेरी जगह सास ससुर तो बहुत अच्छे थे, जी। तो जहाँ भी हैं बस खुश रहे। जी बिल्कुल। साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है। पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके 2 बच्चे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? वो भी अभिनय की जगत में है? नहीं, मेरे बेटा तो बहुत दूर है। अच्छा। उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है जी। और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं जी। उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने जी। अनुपम जी ने, बहुत बढ़िया। लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर, जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई। हाँ, तो उस समय वो चल फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है। आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं। मतलब उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता? नहीं, मैं करती भी नहीं।
क्योंकि मेहनत करो अपनी। हाँ, अपनी मेहनत करो। ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी। जी, लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी? बिल्कुल करूंगी। मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना, ये सुपर 30 जी। तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई अच्छा, तो बोला 100%। हाँ। अब देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल होगा। आपने कह दिया, सोच लिया। हाँ। और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती है। हाँ, ऐसा हम है। मान के चलते हैं। चलिए, बिल्कुल, ये ठीक जगह है। बड़ी हाँ। बड़े पवित्र लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ, आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है यहाँ की। हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं जी। कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते ना। बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई, और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ। ऊर्जा सकारात्मक। हाँ, वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना, या अपने पे तरस खा के रहना। क्योंकि आप सबको सब होता है, मुझे और औरतों की तरह ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में हैं, या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊं या मर जाऊं। अरे हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीजें हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम। नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे क्या? मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था। क्या बात है। और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुम सही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई हैं तो कुछ गाने हम भी सुन लें। कोशिश करती हूँ। चलिए, मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है जी। मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है जी। उनका गाना गा देती हूँ जी। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी। पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं जी। जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम ये ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए, और बचता कभी नहीं, बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माएं जी। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई, तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है। तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहनने से मुझे याद आया है मैंने ब्रांड भी शुरू किया है। अच्छा। हाँ, एक कच्चे धागे करके,
और साड़ियाँ वीव्स वगैरह मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है ये, ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी ये पहेली जी, वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है। अरे वाह। और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब देखें। फिल्म है कैसी है पहेली। कैसी है पहेली जरूर से हम सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है। और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए। वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं। हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया। अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है। विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है। तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए। नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है। तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली।